नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम हिस्ट्री की बेस्ट 50 सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में और करेंगे उनके बेस्ट 50 क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये मैप देख लीजिए। ये महाजनपद का उस समय का मैप है। इसमें सारे महाजनपद आपको बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मगध है, अंग, मल्ल, काशी, वृज, वत्स, कोसल, और ये है पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, ठीक है, चेद, अवंती, और ये साउथ इंडिया का है कि ये अस्मक, ठीक है, ये गांधार। ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप देखेंगे ध्यान से थोड़ा अच्छे से, तो आपको अब के समय किस स्टेट में महाजनपद पड़ रहे हैं तो थोड़ा आइडिया होगा। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे तो ज़्यादातर महाजनपद जो हैं वो यूपी और बिहार के आसपास हैं। ठीक। साउथ इंडिया में कौन सा है, एमपी के पास कौन सा है, ये आप और बेहतर आइडिया लगा पाएंगे। ठीक। चलते हैं क्वेश्चंस के बारे में। हर्यक वंश का कौन सा शासक था जिसको कुड़िक कहा जाता था? तो पहले हर्यक वंश के बारे में जान लेते हैं। हर्यक वंश जो है उसका संस्थापक बिंबिसार था और इनकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी। ठीक। इसका स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में हुई थी और 412 में ये खत्म हो गया था। इनके मेन शासक रहे हैं बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु और उसके बाद उदयन। ठीक। उदयन इनमें जो भी शासक बने हुए हैं, जैसे सबसे पहले बिंबिसार ने स्थापना की, उसके बाद जो शासक बना उसने अपने पिता को मार दिया। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। ठीक। और इसीलिए इनको पितृहंता वंश कहा जाता है। और आखिर में उदयन का जो पुत्र नागदशक था उसको मारकर शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की थी। ठीक। हम चलते हैं क्वेश्चन पर। कुड़िक किसे कहा जाता था? तो कुड़िक जो है वो अजातशत्रु को कहा जाता था। ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी? ठीक। तो पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना हर्यक वंश के जो शासक रहे हैं उदयन ने की थी। ठीक। उदयन फेमस भी इसीलिए है कि क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी। उस टाइम उसको कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने स्थापना की और पाटलिपुत्र को ही मतलब अपनी राजधानी बना लिया। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक। इसमें याद करने की एक ट्रिक है। काकवर्ण के से शुरू हो रहा है तो कालाशोक। ठीक। कालाशोक इसका आंसर है। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, तो वो वैशाली में आयोजित हुई थी। तीसरा ये कि बौद्ध संगीति कितनी हुई हैं, तो ये आप एक क्वेश्चन बन सकता है, और कहाँ कहाँ हुई हैं। तो स्टार्टिंग में आप ये याद कर लीजिए, मतलब ए के एच। ठीक। सबसे पहले किसने कराया था? अजातशत्रु ने, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क और अंतिम में हर्षवर्धन। ठीक। इसका आप जगह याद कर लिया मतलब कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ ये हुई थी। लेकिन ए के एच तो ऊपर वाला दोनों सेम है। ठीक। ऊपर वाला दोनों सेम है, फिर ये है एच। ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ठीक है। फारस मत लगाइएगा, बेबीलोन लगाइएगा। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। ये रास्ते में इंडिया से लौट रहा था अपने देश की ओर कि अब युद्ध वगैरह नहीं करूंगा, जा रहा हूँ अपने देश, बस जाऊंगा। ठीक है। पोरस से लड़ाई हुई थी सिकंदर की। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, और इसका सन इंपॉर्टेंट है 326 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने अपना पड़ा मतलब डेरा उन्होंने डाला हुआ था? तो सिकंदर और जो पोरस है, हमारे पोरस इंडिया के थे, तो इनके बीच एक युद्ध हुआ था। वो हुआ था झेलम नदी के किनारे। ठीक है। झेलम नदी के किनारे ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। झेलम के सामने युद्ध हुआ था। तो कुछ लोग कहते हैं सिकंदर महान मतलब कभी हारा नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पोरस ने उन्हें हरा दिया था। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? तो आपने सबसे पहले पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो उस टाइम का था। लेकिन उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ये देखिए जैसे आप इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। ये जो है, जो मैंने इमेज लगाई हुई है, ये चित्रित धूसर मृदभांड है। ठीक है। ये था आपका कब? इंडस वैली में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में था ये। उसके बाद कब हुआ द्वितीय नगरीकरण? मतलब इस टाइम में महाजनपद काल में उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ठीक है।
7वां क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पहले जैसे कि शुद्ध हिंदी हम बोलते हैं, लेकिन यूपी में कुछ जगह पे अवधी बोली जाती है, कहीं कहीं भोजपुरी बोली जाती है, तो उस समय जो लोकल लोग थे वो पाली बोलते थे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन का आंसर होगा भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, उस समय मुखिया को यही कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो है अवंतिका था। ठीक है, उज्जैन देखिए भोलेनाथ की सिटी है, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अगला, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए ऑप्शन में 2 ही नंद हैं, सबसे फेमस में जो नंद वंश में है वो 2 ही हैं, महापद्म नंद, इनके पास भाई महापद्म मतलब पद्म में बराबर में पैसा था, ये इनके संस्थापक थे। और सबसे आखिरी में धनानंद थे, ये सिकंदर के टाइम के थे धनानंद, इन्होंने ही नष्ट कर दिया ये वंश, मतलब खत्म हो गया इनके बाद से। कौटिल्य और इनका आप सब विवाद जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे जैंद्रमीज या अग्निमीज कहा गया? तो धनानंद को ही अग्निमीज कहा गया। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि मतलब सिकंदर के समकालीन, सिकंदर का उसी टाइम आक्रमण हुआ था जब धनानंद यहाँ पे शासक था, तो सिकंदर के समकालीन ये था धनानंद, तो इसको ही कहा था उन्होंने। ठीक, पितृहंसा हंता वंश किस वंश को कहा जाता है? पहले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, वो राजा बन गया, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया, वो राजा बन गया। तो ये कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के। तो कौन सा वंश होगा? हर्यक वंश। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो पहले तो भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन यूनानी लोग सबसे पहले यहाँ पे आक्रमण करने आए थे। ठीक है, सबसे पहला जैसे कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 BC में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सिकंदर का। तो यूनानियों ने सबसे पहला मतलब यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो डेरियास, ये नाम याद कर लीजिए भाई, नाम इंपॉर्टेंट है, इनके नाम ही अजीब अजीब हैं। डेरियास दारेबाहु वन, ठीक है, इसने 20वां प्रांत बनाया था फारस साम्राज्य का। और जो सबसे फेमस, जब भी आपने अभी मैंने पीछे बताया झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पूरस के बीच में, ठीक है, उस समय मतलब उस टाइम पे वितस्ता कहा जाता था झेलम को, और उन्होंने यूनानी में हाइड स्पीच कहा। तो 326 BC में ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। ये फेमस ही इसी नाम से है, हाइड स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। ठीक है, किस सन में हुआ था? तो 326 BC में। आगे चलते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए 2-3 बार मतलब ऐसे मिला जुला के ऐड कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, मतलब किसी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। ये देखिए सिकंदर भाई साहब हैं, ठीक है, इनको बहुत ही महान सेनापति कहा जाता है। ये क्या करते थे कि आमने सामने सेनाओं की लड़ाई हो रही है, तो इनका मेन उद्देश्य रहता था कि जो अगली सेना, सामने वाली सेना का सेनापति है, सिर्फ उसे अटैक करो। एक किनारे से जाके उसे अटैक करते थे, और फिर जब आदेश ही नहीं मिलेगा तो सेना कैसे लड़ पाएगी। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी, वो मगध का उदय ही वहीं से होता है, हर्यक वंश से, उनकी राजधानी थी राजगिरी। ठीक, वो आप याद कर लीजिए, प्रथम राजधानी मगध की क्या थी? राजगिरी या गिरिव्रज। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अभी दूसरा क्वेश्चन जो था उसे आप लोगों ने ध्यान से अगर देखा हो तो उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र नाम का शहर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र राजधानी उसने बनाया था शहर बसा के, उदयन ने। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये आप रट लीजिए क्वेश्चन। अंगुत्तर निकाय, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें आपके जितने 16 महाजनपद हैं उनकी सूची उपलब्ध है। ठीक, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? ठीक, तो उस टाइम जैसे महापद्मनंद हो गया, सुकल्प चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद था। ठीक है, सिकंदर के बाद था। धनानंद जो है, धनानंद ये सिकंदर के समकालीन था, अभी मैंने पीछे बताया है आपको, सिकंदर के ये समकालीन था। ठीक, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी सदी में हुआ था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश, उसके बाद फिर नाग वंश, उसके बाद आएगा फिर नंद वंश, ऐसे ऐसे आते गए हैं। तो उत्कर्ष स्टार्टिंग में यहीं से हुआ था, 6वीं मतलब सदी ईसा पूर्व, जो 544 है, 544 BC जो है हर्यक वंश का स्टार्टिंग, तो ये आपकी 6वीं सदी है। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। आप ये इमेज देखिए,
थोड़ा आप देखेंगे नीचे तो सबसे नीचे लिखा हुआ है अजात शत्रु जो हैं वो मगध के राजा थे उस समय। वो देखिए हाथी पे बैठे हुए हैं, तो ये आपके अजात शत्रु भाई साहब हैं, ये हाथी पे बैठे हुए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? मगध। एटीट्यूड देखिए भाई साहब का। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो जो पहला ईरानी शासक था वो डेरियस था। डेरियस, ये नाम याद कर लिए भाई। डेरियस जो था उसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन, मगध का राजा अजातशत्रु सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध में रहा था? तो मगध जो था उस समय बहुत ही शक्तिशाली था, और एक दूसरा और शक्तिशाली राज्य था वैशाली। तो वैशाली से मगध का युद्ध चलता रहता था। तो अजातशत्रु तो दिया हुआ है, इनका वैशाली से हमेशा युद्ध रहता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, घबराने की कोई बात नहीं है। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ठीक पढ़ लीजिए, और महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो जो ये है अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु का वज्र से बहुत हमेशा युद्ध रहता था। जब अजातशत्रु थे मगध के राजा तो वज्र से युद्ध रहता था। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के, दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप के हैं, लेकिन अगर ऐसा घुमा के पूछ लिया कि कौन सा राजा था जिसने रथमूसल का प्रयोग किया था या महाशिला कंटक का प्रयोग किया था, तो कौन था? अजातशत्रु। किसके विरुद्ध किया था? वज्र संघ के। इनसे हमेशा लड़ाई किसकी रहती थी? वज्र संघ की। तो ऐसे एक क्वेश्चन से आप कई चीज़ें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश के जो अंतिम सम्राट थे ये आपके धनानंद भाई साहब थे। इनको ही हरवा के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य जी ने फिर मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये सिकंदर के समकालीन थे, बहुत ही घमंडी आदमी था ये। 26 क्वेश्चन, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो है वो सिक्कों का प्रचलन यही मगध के उत्कर्ष के आसपास ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये आप देखिए 600 ईसा पूर्व। ठीक, ये देखिए सिक्के उस टाइम के, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो मुख्य कारण क्या था कि उस समय लोहे का उपयोग यूपी और बिहार में व्यापक रूप से था। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपको मेटल मिल रहा है, हर चीज़। वैसे भी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो ज़मीनी इलाका है वो बहुत अच्छा है। तो मेन लेकिन रीज़न यही था कि लोहे का उपयोग, मतलब औजार बनाने में। तो भाई जो जीतेगा वही तो उत्कर्ष करेगा। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के यहाँ चिकित्सा पर भेजा था? तो मगध साम्राज्य बिंबिसार जो थे, देखिए पहली बात तो यह हो गया, बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे? जीवक। और इन्होंने भेजा कहाँ था? अवंती। अवंती में भेजा था चिकित्सा के लिए। तो ये लोग पहले ऐसे भेजा करते थे, क्यों? राजाओं से संबंध बनाते थे, उनको या तो अपने अधीन कर लिए या अपने पुत्र से उनकी पुत्री की शादी करवा दी, फिर उनको अपने अधीन कर लिया। टेक्निक्स खेलते थे अपना साम्राज्य मतलब विस्तार करने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग भाई साहब ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। इस टाइम जो भी शासक थे उनका यही मेन उद्देश्य था कि मतलब हमारा राज्य बढ़िया चले और हम अगल बगल के जो भी हैं सबको अपने अंडर में ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो जो बिंबिसार थे उन्होंने अंग राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, चेद वंश का प्रसिद्ध राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो आपने अशोक के मतलब कलिंग युद्ध के बारे में जरूर सुना हुआ होगा। मतलब कि अशोक जो था वो कलिंग युद्ध किया था उसने। कलिंग का मतलब युद्ध था, उसके बाद ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो उसका युद्ध हुआ था राजा खारवेल के साथ। तो राजा खारवेल कहाँ का था? कलिंग का। राजा खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश का। ठीक है, ये क्वेश्चन ये फेमस ही इसीलिए है, अशोक से इनका युद्ध हुआ था इसीलिए फेमस है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ठीक है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। ठीक, आगे चलते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ठीक है, ये तो गलत है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, ये भी गलत है। गिरिव्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र में वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। नहीं भाई, पहले गिरिव्रज बनी थी, उसके बाद वैशाली पाटलिपुत्र बन गई थी। ठीक है, और गिरिव्रज और राजगिरी एक ही चीज़ है, तो ये भी गलत है। मतलब इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो मैंने सिकंदर के समकालीन बताया था, किसको? धनानंद को। तो कौन सा समकालीन होगा? नंदवंश। ठीक है, नंदवंश समकालीन होगा। तो 34 में क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली
तो ये तो आप वैसे ही जान जाएंगे, क्योंकि उत्कर्ष किसका हुआ था उस टाइम? मगध का। तो आंसर क्या होगा आपका? मगध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन में आप देखिए कि उसने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया, नहीं, लौट ही नहीं पाया था, क्या कराएगा। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के मार्ग प्रशस्त किया, ये भी गलत है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना, उपनिवेश नहीं स्थापित किए थे इसने। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। ठीक है, और उसको अपने सेनापति के अंडर में देके चला गया था। बाद में उसकी लड़ाई करी चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर कब्जा कर लिया उसने। ठीक, 37, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो आप ये दो याद कर लीजिए, वज्र और मल्ल। ठीक है, यहाँ पे गणतंत्रात्मक महाजनपद ये हैं, बाकी राजतंत्रात्मक वाले जितने भी आपके बचते हैं 14 वो सारे हैं। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन क्या होगा? मगध। ठीक, इसमें ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ का। कपिल वस्तु के शाक्य तो ये कौन से उसमें आता है, कुशीनगर के मल्ल तो ये कौन से महाजनपद में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो पहले सब लोग मतलब हमेशा सेना नहीं रखते थे, जैसे युद्ध का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ अब सेना बुला लेते हैं, कुछ लोगों को भर्ती कर लेंगे, कुछ घोड़े रख लेंगे, कुछ ये कर रख लेंगे, तो उनकी सेना बन गई। मतलब नियमित रूप में सेना नहीं रखते थे। लेकिन बिंबिसार ने क्या किया कि अब नियमित रूप से सेना रखेंगे, क्योंकि राज्य विस्तार करना है तो हमेशा युद्ध चलता रहेगा, नियमित रूप से सेना रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये जो है भयानक सेना किसकी थी? मतलब बहुत ही तगड़ी सेना थी इनकी, महापद्मनंद की। इनके पास वैसे पैसा बहुत था, तो सेना रखने का खर्चा भी इनके पास था, तो इन्होंने बहुत भयानक सेना रखी थी। भयानक सेना का स्वामी किसको कहा जाता है? उसकी सेना का नाम याद कर लीजिए आप, उग्रसेन। ठीक है, महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक। अब ये क्वेश्चन अभी पीछे हो चुका है। ठीक है, तो इसको अगर अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि जीवक किसके दरबार से? तो बिंबिसार ने भेजा था ना, तो बिंबिसार के दरबार से होगा जीवक। एक क्वेश्चन और बन गया कि ये किसके टाइम का था? गौतम बुद्ध के टाइम पे। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? सबसे पहले पेज पे मैंने आपको एक मैप दिखाया था, आप वीडियो पीछे करके जाइए और मैप देखिए कौन सा था। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क टाइप का समझ लीजिए, ये आपको करना है, मैप में देखना और साउथ इंडिया का कौन है मैं आपको वीडियो के एंड में बता भी दूंगा, लेकिन आप देख लीजिएगा तो आपको एकदम से याद हो जाएगा। ठीक है, 42 क्या है? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। श्रेणियों के संचालक को भाई साहब उस टाइम कहा जाता था श्रेष्ठिन। ठीक, जो संचालक कर रहा है वो श्रेष्ठ है, श्रेणी का संचालक तरह से याद कर लीजिए श्रेष्ठिन। ठीक, आगे चलते हैं। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति उस टाइम पे खेती ही ज़्यादातर की जाती थी। ठीक है, खेती ही ज़्यादातर लोग करते थे, तो जो धनी किसान होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसने पुत्र द्वारा मारा गया? तो सबसे पहले तो बिंबिसार ने अपने शासन की स्थापना की। ठीक, उसके बाद अजातशत्रु ने अपने पिताजी का वध कर दिया, और अजातशत्रु का वध किसने किया था? उसके पुत्र उदयन ने। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। आगे चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी शासक थे उनके द्वारा वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र, पहला रिपब्लिक वहाँ पे वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अभी आपको बताया था कि अंगुत्तर निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें आपके 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय कब का मतलब किस धर्म का ग्रंथ है? तो वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आगे चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो मैंने आपको भी पीछे कई बार बताया कि सिकंदर के समकालीन कौन था? धनानंद। तो नंद वंश उसके मतलब उसके समय भारत का एक राजवंश का एक मतलब नंद वंश का शासन था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? उत्कर्ष किसका हुआ था? मगध का। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद कर लीजिए, मगध सबसे शक्तिशाली था उस टाइम पे। इनके पास हाथी वाथी थे भाई, लोहे के मतलब औजार इस टाइम बना लिए थे इन लोगों ने, तो युद्ध करके सबको जीत रहे थे आसपास। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि हर्यक वंश जो है अपने पिता को मार मार के खत्म कर रहे थे। सबसे आखिरी में क्या हुआ? नागदशक जो था, मतलब नागदशक को मार के शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना कर ली थी। तो इसमें दोनों नाग ही नाग हैं लेकिन जो शिशुनाग था
उसने नाग वंश की स्थापना की थी, किसको मार के? नाग दशक को। ठीक, तो ये अंतिम शासक था। 6ठी शताब्दी पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो जो मत्स्य महाजनपद है वो देखिए, मत्स्य जो मछली होती है वो कहाँ जिंदा नहीं रह पाती, वो बाहर ज़मीन पे, पानी नहीं मिलता। वो पानी कहाँ नहीं मिलता? राजस्थान में। तो राजस्थान, ऐसा एक ट्रिक है ये, मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ऐसा ट्रिक की तरीके से याद कर लीजिए कि मत्स्य कहाँ, मछली कहाँ मर जाएगी, मतलब जब रेगिस्तान होगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वहीं पे मत्स्य महाजनपद उस टाइम पे था। ठीक है, आगे देखिए, ये मैंने छोटा सा एक बनाया हुआ है, मतलब इसको मैंने इमेज ली हुई है। बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था। शिशुनाग उसके बाद मतलब आया, कैसे कैसे वंश आगे बढ़े हैं मगध के उत्कर्ष में। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शिशुनाग नाग वंश का, उसके बाद नंद वंश का महापद्मनंद, फिर मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, फिर श्रीगुप्त गुप्त वंश के, सिमुख सातवाहन वंश के और वासुदेव कर्ण वंश के, और सबसे आखिरी में ये पुष्यमित्र शुंग। इनको हरा के फिर हर्षवर्धन ने आगे मतलब अपना वंश बढ़ाया था। ठीक है, देखिए क्लियर कर लीजिएगा, मुझे सर कंफर्म है नहीं, लेकिन यहाँ तक पुष्यमित्र शुंग तक आप देख लीजिए। नेक्स्ट, ये एक मैंने ट्रिक ली हुई है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन से वंश कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, ऐसे स्टार्ट यहाँ से हुआ था हर्यक से, हर शिव नमो सुकंसा, तो हर मतलब हर्यक, शिव से शिशुनाग, ना से नंद, मो से मौर्य, शु से शुंग वंश, कंग से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। ये इनका वंश क्रम है कि मगध पर किसने शासन किया था। तो आप ये देख सकते हैं, इससे याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों पे शेयर करिए कि मतलब आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं इस चैनल से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।